ये 10 मिनट का डिक्टेशन है। रामधारी गुप्ता जी का खंड 2 से प्रतिलेखन संख्या 6667। रेडी स्टार्ट। महोदय, उदाहरण के लिए खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता का वर्तमान स्तर बनाए रखने के लिए भी हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर साल खाद्यान्न में कम से कम 70 लाख टन की वृद्धि बराबर होती रहे। वर्तमान में अनेक प्रकार की बाधाओं को देखते हुए यह स्वाभाविक ही है कि हम अपने भीतर झांक कर इस प्रश्न का उत्तर खोजें कि क्या अगले 2 दशकों में उत्पादन वृद्धि की वर्तमान दर को बनाए रखने और इसी रफ्तार से बढ़ाए रखने की संभावनाएं उपलब्ध हैं अथवा नहीं। इसके साथ ही हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि हमारे अनुसंधान का आधार क्या इतना मजबूत है कि इन भावी चुनौतियों का टिकाऊ आधार पर सामना कर सकें। भारत सरकार की नई कृषि नीति को देखें तो उसमें यह लक्ष्य रखा गया है कि ग्रामीण भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा बराबर बनी रहे, आमदनी बढ़ाने और रोजगार के अवसर बढ़ते रहें। इस दृष्टि से टिकाऊ कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण नीतियाँ कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए। खाद्य उत्पादन में पौध प्रारूप को सुधार कर विकसित की गई गेहूं और धान की अधिक उपजशील किस्मों और मक्का, ज्वार तथा बाजरा में संकर ओज का उपयोग करके ही विशाल प्रगति की गई, लेकिन अब भी इन फसलों की उन्नत किस्मों की आनुवांशिक संभावनाओं का पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया। नहीं तो किसानों के खेतों पर और प्रयोगशालाओं के खेतों पर उपज के स्तर में इतना भारी फर्क देखने को नहीं मिलता। उदाहरण के लिए मध्यम अवधि वाले बौने धान की किस्में 6 टन प्रति हेक्टेयर तक पैदावार दे सकते हैं, जबकि सिंचित क्षेत्रों में इन किस्मों की औसत उपज 3 टन प्रति हेक्टेयर भी नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि बौने धान की उपज संभावना का केवल 40 से 50% इस्तेमाल किया गया। यही बात गेहूं, ज्वार और बाजरा पर भी लागू होती है। यदि उपज को अस्थिर बनाने वाले कारकों को पहचानकर उनका सुधार कर दिया जाए तो इस समय उपलब्ध किस्मों का ही उपयोग करके अगले वर्षों में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ टन अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा किया जा सकता है। जहाँ तक बाधाओं की बात है, जैविक और अजैविक दबाव 30 से 35% तक उपज तबाह कर देते हैं। यदि किस्मों और संकरों में बाधा का वांछित स्तर दिया जाए और समेकित कीट प्रबंध की तकनीकें अपनाई जाएं तो यह हानि काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। पोषक तत्वों के असंतुलित और कम मात्रा में उपयोग करने, अनुचित किस्मों को चुनने और घटिया बीज के कारण भी उपज की
बहुत हानि होती है जिसे कम किया जा सकता है। इस तरह उपज का अधिकतम स्तर प्राप्त किया जा सकता है। हाल ही के वर्षों में जहां नई तकनीकें नहीं पहुंची है वहां उनका प्रसार करके आशातीत सफलताएं मिली हैं। उदाहरण के लिए पूर्वी राज्यों में बोरो यानी बसंत के मौसम में धान के क्षेत्र में विस्तार हुआ है। महोदय, मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग जो आदिम जातियों के हित में अपने अपने तरीकों से कार्य करने में रत रहे हैं और जिन्हें आदिम जातियों की सेवा करने का प्रयास करने वालों के सामने आने वाली समस्याओं से अब तक काफ़ी परिचय हो गया है। आज इस सम्मेलन में इस विचार से समवेत हुए हैं कि इस महान समस्या पर सम्मिलित रूप से विचार किया जा सके और आदिम जातीय लोगों की सेवा के लिए एक समन्वित योजना तैयार की जा सके। भारत के संविधान ने देश की सरकार का यह अनिवार्य कर्तव्य विहित कर दिया है कि वह इस समस्या पर विशिष्ट ध्यान दे। अपने इस अनिवार्य कर्तव्य का पालन करने के लिए सरकार ने इस कार्य की देखभाल हेतु एक विशिष्ट पदाधिकारी नियुक्त किया है। आप सब लोग श्री लक्ष्मीदास श्रीकांत को जानते हैं। आदिम जातियों के हितार्थ कार्य करना उनके जीवन का उद्देश्य है और अब तक रहा है। किंतु यह समस्या इतनी उलझी हुई और जटिल है कि इसके लिए अनेक विचारवान व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता है और इसलिए आज आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिससे आप इस समस्या के स्वरूप को और अधिक स्पष्ट करने तथा इसको शीघ्र सुलझाने के लिए प्रभावी कार्यक्रम तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण अंशदान कर सकें। भारत में अनुसूचित आदिम जातियों के नाम से ज्ञात लोगों की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। वे समस्त देश में फैले हुए हैं, किंतु उनकी जनसंख्या का बड़ा भाग बिहार, बम्बई, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य भारत, मद्रास और राजस्थान के राज्यों में है। उनसे संबंधित अनेक समस्याएं हैं जिनका सहानुभूतिपूर्ण और समझबूझ से हल करना आवश्यक है। वे देश की अन्य जनसंख्या से बहुत बातों में भिन्न हैं। उदाहरणार्थ उनकी भाषाएं विभिन्न हैं, उनके रीति रिवाज भिन्न हैं, उनके रहन सहन का तरीका अलग है और साधारणतया यह कहा जा सकता है कि वे इन विभेदों के कारण अन्य लोगों से सहज में ही अलग पहचाने जा सकते हैं। परस्पर भी वे लोग एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। विभिन्नताओं के कारण उनकी समस्या को सुलझाना कठिन हो जाता है। वे देश के अनेक भागों में जंगल भरे पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और इसलिए उन तक पहुंचना सरल बात नहीं है। इस कारण भी वे समाज के अन्य लोगों से न्यूनाधिक अलग बने रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि वे लोग शिक्षा में अन्य लोगों से पिछड़े हुए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब है। कुछ स्थानों में तो उन्होंने
खेती बाड़ी आरंभ कर दी है, किंतु अनेक स्थानों में वे अभी अस्थायी दृष्टि से कृषक नहीं हो पाए हैं। वे जो कुछ